Hello and welcome to Chahal Academy, Unlocking Early Medieval History based on the R.S. Sharma and NCERT Lecture 2 में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से पल्लवा और चालुक्यंस की आपस में बहुत ज्यादा लड़ाइयां हुई और उसके बाद राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने डेक्कन के रीजन को कंट्रोल कर लिया है। यहाँ से अभी तक पल्लवास ऑफ कांचीपुरम चल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आपने इससे पहले की वीडियो देखी होगी। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जहां पे कर्नाटका बेस्ड डायनेस्टी एक है जो कि कल तक एक छोटा मोटा काम करती थी पल्लवास चालुक्यन सब बदामी के अंडर। अब उन्होंने अपने आप को खुद इंडिपेंडेंट किया। उनका नाम कुछ और नहीं है, वो है राष्ट्रकूटा। अगर आप देखेंगे तो इनका सिंबल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। दंती दुर्गा इनके फाउंडर हैं और ये राष्ट्रकूटा एम्पायर बनाया गया है। ऊपर भी कुछ हमें चेन देखने को मिल रही है। कीर्तिवर्मन को एंड किया है और यहाँ पे रिप्लेसमेंट में दंती दुर्गा आ चुके हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये लोग भी चाहते हैं कि कनौज पे अटैक करना। यानी कनौज पे अटैक करने की जरूरत क्यों थी? तो कनौज एक बहुत बड़ा उस समय स्टेटस माना जाता था कि किस तरीके से डायनेस्टी, वो डायनेस्टी जो कनौज को कंट्रोल कर रही है, मतलब उसने नॉर्थ और साउथ को कंट्रोल कर लिया। तो दंती दुर्गा चाहता है कि इस एरिया के अंदर जो रूलर हैं, जैसे उन्होंने डिफीट किया है गुर्जरा प्रतिहारा रूलर एंड कैप्चर द मालवा रीजन, और ईच ऑफ थ्री डायनेस्टीज, तीन डायनेस्टी मतलब राष्ट्रकूटा, गुर्जरा प्रतिहारास एंड द पालास आपस में लड़ रहे हैं और उनको चाहिए कनौज। लेकिन आप सब जानते होंगे कि इस लड़ाई में बहुत सारा पैसा ड्रेन हो गया, किसी को कोई फायदा हुआ नहीं। यहां से इस साइड में आप देखेंगे तो मिड खलीफत यानी कि सिंध के रीजन के ऊपर भी अटैक हो रहे थे, लेकिन क्योंकि इनकी आपसी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये चेक नहीं करेंगे और यहां से इन्वेजन होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप चेक करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है कि ये सारे नाम फेवरेट नाम हैं राष्ट्रकूटा डायनेस्टीज में, जिन्होंने बहुत कुछ काम किया। सबसे पहले आप टेंपल देख लीजिए। अगर हम कृष्णा फर्स्ट की बात करें तो इन्होंने गंगा मैसूर डायनेस्टी को भी हराया। इन्होंने ईस्टर्न चालुक्यंस ऑफ वेंगी को अटैक किया है। इन्होंने एक बहुत बड़ा टेंपल बनाया है जो बिल्कुल रॉक कट मोनोलिथिकल टेंपल है और ये एलोरा के अंदर है। तो इसकी कार्विंग से ही आपको पता चलता है। वैसे राष्ट्रकूटास भी अपने आर्ट एंड कल्चर के लिए जाने जाते हैं। गोविंदा थर्ड जो है वो डिस्क्राइब करते हैं कि मैंने विक्ट्री पा ली है। नागभट्टा सेकंड और पाला एम्पर धर्मपाला दोनों को हराया है। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि गोविंदा थर्ड के टाइम पे कनौज उनको मिल चुका है। लेकिन कनौज कुछ ज्यादा दिन तक उनके साथ नहीं रहेगा क्योंकि इनकी खुद की घर के हालात कुछ खराब थे। अगर आप पता करेंगे अमोघ वर्षा का, वैसे कहा यह जाता है कि ये पीसफुल, ज्यादा को एग्जिस्टेंस पे बिलीव करता था। इनके यहाँ पे ज्यादातर लड़ाइयां बहुत कम होती थी और आप अगर देखेंगे एक टाइटल भी लिया है कवि राजमार्गा। इनके टाइम पे अगर आप यहाँ पे नोट करेंगे तो मान्य खेड़ा कैपिटल रखी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं बार बार आपको कहता हूं कि किसी भी डायनेस्टी के लिए कैपिटल इंपॉर्टेंट होती है यूपीएससी। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें कन्नड़ लैंग्वेज के ऊपर काफी सारा वर्क देखने को मिला है। इससे साबित होता है कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के टाइम पे इस लैंग्वेज में काफी सारी बुक्स लिखी गई होंगी। वैसे अगर देखा जाए तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी बहुत ज्यादा टॉलरेंट है टुवर्ड अदर रिलीजन लाइक जैनिज्म, बुद्धिज्म, ब्राह्मणिकल ऑर्डर। तो इवन दो आर्ट एंड कल्चर में भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है इन लोगों ने। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो कृष्णा थर्ड के टाइम पे आपको एक काफी सारा एरिया देखने को मिल रहा है जो कैप्चर किया गया है। इन्होंने चोलास को एंड कैप्चर इनसे एक एरिया लिया है बैटल ऑफ टोकलम के अंदर। कैप्चर द टोडी मंडलम रीजन फ्रॉम कांची, कैप्चर द राजेश्वरम। तो इससे समझ में आता है कि कृष्णा थर्ड के टाइम पे काफी सारा राष्ट्रकूटा ने एक्सपैंड किया, लेकिन इसके बाद कोई खास सक्सेसर नहीं आया। ये वीक होते गए और फिर बाद में राष्ट्रकूटा का भी हमें डिक्लाइन देखने को मिलेगा। तो वीक सक्सेसर राष्ट्रकूटा के होने के कारण ये फिर से वापस सारा डिक्लाइन होगा। और आप देखिए चालुक्यंस ऑफ कल्याणी ने इनको रिप्लेस कर लिया। यानी कल तक जिस एरियाज में थे उस एरियाज में फिर से कोई और डायनेस्टी आ गई। और अब हम पढ़ेंगे कि आखिर किस तरीके से इंपीरियल चोला, जो चोलाओं का एक्सपेंशन हुआ, आखिर कैसे आए चोलास, कौन थे चोलास, इनके फाउंडर का नाम क्या है। जिन चोलाओं के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं ये है इंपीरियल चोलास। यानी ये वो चोलास नहीं है जो हमने संगम लिटरेचर में पढ़े। अब हमें देखना होगा कि किस तरीके से चोला डायनेस्टी का एक्सपेंशन हुआ है और कैसे ये लोग यहां से निकल के, आप देखिएगा यहां तक पहुंच चुके हैं, प्लस श्रीलंका का एरिया भी कैप्चर कर लिया है। उसके बाद इनका इन्फ्लुएंस दूसरी कंट्रीज पे है। अब सवाल मन में ये है कि जब चोलास अंपायर साउथ के ऊपर रूल कर रहे थे तो आखिर डेक्कन में कौन था? नॉर्थ इंडिया के ऊपर क्या चोला लोगों ने अटैक किया था? क्या कनौज के ऊपर कोई ऐसा रूल हुआ है? आखिर कौन कौन सी इन्होंने डैम बनाई? चोला अंपायर अपने सिक्कों में क्या लिखते थे?
ये किस धर्म को फॉलो करते थे? क्या चोला अंपायर ने भी ड्रेविडियन स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर को ही फॉलो किया? इन सारी चीजों के जवाब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम बात करेंगे चोला अंपायर और उन्हीं के साथ हम पढ़ेंगे चेरास एंड पांड्यास, ताकि हम इस अर्ली मिडाइवल हिस्ट्री की सीरीज को कंप्लीट कर पाएं। So see you in the next video. Till then, take good care of yourself, stay safe and stay blessed. Bye bye.